we talk about types of primary storage, that is primary memory या फिर main memory, then we can say simple अगर हम memory की बात करें, then memory is divided into two parts, that is primary memory and secondary memory. अगर हम primary memory की बात करें, then again it is divided into two types, that is RAM and ROM. RAM means random access memory and ROM means read-only memory. Now, if we further divide, if we further see different types of RAM, then we can say it is SRAM, that is static RAM, DRAM, that is dynamic RAM, and SDRAM, that is synchronous dynamic RAM. Likewise, अगर हम ROM की बात करें, then too that ROM is divided into three different types of ROM memory, that is PROM, EEPROM, EEPROM, and double EEPROM, right? So we can say, in short, we can say that memory is divided into two parts, that is primary memory and secondary memory. Further, primary memory is divided into two different types, that is RAM and ROM. And further, RAM and ROM are also divided into another types. राइट अब हम वन बाय वन ये एस रैम, डी रैम, एस डी रैम और ये जो सारे रोम है वो वन बाय वन हम ब्रीफ में देखते हैं. ऑलराइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द डायग्राम ऑफ द रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. आपके कंप्यूटर के कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर जो रैम मेमोरी अटैच होती है वो ऐसे दिखती है. अगेन आई रिपीट, आपके कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर जो रैम अटैच होती है वो ऐसे दिखती है, राइट? सो दिस इज द इमेज ऑफ रैम मेमोरी. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रैम, व्हाट इज रैम, कैसे बनती है वो देखते हैं, राइट? वी नो ऑब्वियसली प्राइमरी स्टोरेज मीन्स कंप्यूटर के अंदर हम कहते हैं दैट इज रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. वो कैसे बनी हुई होती है? ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल आईसीज. आईसीज मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट. वो हमने ऑलरेडी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में देखा था, राइट? अगेन आई रिपीट, रैम मेमोरी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट स्मॉल आईसीज, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट. नाउ द थिंग इज दैट मदरबोर्ड के ऊपर वो रैम मेमोरी का स्लॉट होता है जिसके अंदर हम रैम मेमोरी को अटैच कर सकते हैं. बट द थिंग इज दैट हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली मदरबोर्ड के ऊपर रैम के बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 3 to 4 स्लॉट्स होते हैं. अगर हम एक बार कंप्यूटर बाय करते हैं उस वक्त हमने कॉन्फ़िगरेशन लिया था 2 GB रैम, मतलब कंप्यूटर के अंदर 2 GB तक डेटा को प्रोसेस हो सकता है, राइट? आफ्टर दैट अगर हमें रैम की कैपेसिटी बढ़ानी है, देन व्हाट वी कैन डू, हम दूसरी 2 GB रैम परचेज कर सकते हैं और वो जो मदरबोर्ड के ऊपर जो दूसरा स्लॉट होता है मेमोरी का, वहां पे हम अटैच कर सकते हैं. मीन्स अब हमारे कंप्यूटर की रैम की कैपेसिटी कितनी हो गई? टोटल 4 GB कैपेसिटी हो गई. इट मीन्स अगर हमें रैम की कैपेसिटी बढ़ानी है तो भी वो हम बढ़ा सकते हैं, right, by adding more capacity RAM within our computer system. मदरबोर्ड के ऊपर हम उसे अटैच कर सकते हैं, right? ऑब्वियसली अभी ही हमने बात की कि रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी. मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम कंप्यूटर के अंदर पावर टर्न ऑफ कर देते हैं, रैम में से सारे डेटा इरेज हो जाते हैं, राइट? दैट इज वी लॉस द डेटा दैट वी हैव स्टोर्ड विद इन द रैम. दैट्स वाई हम ये भी कह सकते हैं कि रैम इज अ टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस. अगेन आई रिपीट, हम ये भी कह सकते हैं कि रैम इज अ टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस. उसके अंदर परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं रहते हैं, राइट? नाउ ये भी हमने बात की कि कॉस्ट पर बिट ऑफ द स्टोरेज इज हायर देन द सेकेंडरी स्टोरेज. वो तो हमने अभी ही बात की विद इन द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, राइट? नाउ कितनी साइज के अंदर रैम अवेलेबल होती है? फॉर एग्जाम्पल 512 MB दैट इज मेगाबाइट्स, 1 GB दैट इज गीगाबाइट्स, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB. मतलब इस हिसाब से रैम की साइज अवेलेबल होती है, राइट? नाउ रैम इज ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी.
मतलब वो रैम में से हम डेटा रीड भी कर सकते हैं और रैम के अंदर हम डेटा राइट भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात की द सेकंड टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी दैट इज रोम, उसका अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे देन दैट इज रीड ओनली मेमोरी, मतलब वो मेमोरी में से हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट रैम देन इट इज रीड राइट मेमोरी, मतलब रैम में हम डेटा राइट भी कर सकते हैं और रैम में से डेटा रीड भी कर सकते हैं, राइट। नाउ ये भी हमने बात की थी दैट द एबिलिटी टू एक्सेस ईच बाइट ऑफ डेटा डायरेक्टली, राइट। इसीलिए हम ये पर्टिकुलर मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये भी हमने वो स्टोरेज इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में डिस्कस किया दैट व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट इज रिलेटेड टू रैंडम एक्सेस, राइट। नाउ व्हाट इज द थिंग, रैम के अंदर एबिलिटी मतलब एबिलिटी होती है कि हम ईच बाइट वो पर्टिकुलर रैम मेमोरी के अंदर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज रिफर्ड एज रैंडम एक्सेस memory, right? Now RAM is available with two different techniques, that is SRAM, that is static RAM, and DRAM, that is dynamic RAM. Again I repeat, RAM is available with two different techniques, that is SRAM and DRAM, that is static RAM and dynamic RAM. अगर हम SRAM की बात करें then obviously the full form is static random access memory. नाउ ये जो स्टैटिक मेमोरी है वो किससे बनी हुई होती है, इट इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। नाउ व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप इज अ काइंड ऑफ अ स्मॉल मेमोरी, राइट, कि जिसके अंदर हम सिंगल बिट एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं। बट एज द नेम सेज फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग ये होता है कि अगर मुझे 0 से 1 करना है या फिर 1 से 0 करना है वो पर्टिकुलर सेल के अंदर, राइट, दैट इज नोन एज फ्लिप फ्लॉप, राइट। सो ये जो स्टैटिक मेमोरी होती है इट इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप सेल्स, राइट। अब इसके अंदर डेटा स्टोर कैसे होते हैं, ऑब्वियसली हमने देखा था कि मेमोरी इज मेड अप ऑफ सेल्स और एक सेल के अंदर हम बाइनरी की सिंगल बिट स्टोर कर सकते हैं। नाउ स्टैटिक मेमोरी के अंदर अगर मुझे बिट स्टोर करना है देन इट इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अगेन आई रिपीट, इट इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी को हम वोल्टेज के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, राइट। अगर मुझे 1 स्टोर करना है इट मीन्स मुझे वो पर्टिकुलर सेल को हाई वोल्टेज देना पड़ेगा। अगर मुझे 0 स्टोर करना है इट मीन्स कि मुझे वो पर्टिकुलर सेल को लो वोल्टेज देना पड़ेगा, राइट। सो इन दिस वे स्टैटिक मेमोरी के अंदर दैट इज स्टैटिक रैम के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइनरी bits. Now, what is the significance of this SRAM or what is the characteristics of SRAM? It is we can say that it provides high access speed, मतलब वो फास्टर मैनर में वर्क करता है। ऑब्वियसली वो रीड राइट ऑपरेशंस के लिए उसे कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए, वो तो हमें पता ही है बिकॉज वो रैम है तो ऑब्वियसली उसे कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए तो ही वो डेटा को स्टोर कर सकता है। So that is also considered within the characteristic of SRAM, that is अगर हमें read write operation perform करना है तो हमें उसे continuous power supply देना पड़ेगा। Cost obviously high होगी as it is a RAM, but over here we need to consider that is low density. लो डेंसिटी मतलब इसकी जो कैपेसिटी होती है, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है, राइट। अगेन आई रिपीट, SRAM की डेटा स्टोरेज का कैपेसिटी कंपेयर टू DRAM इज लो। दैट्स व्हाई वी कैन से कि SRAM की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इज लो डेंसिटी, राइट। नाउ let's talk about DRAM, that is dynamic random access memory. This dynamic memory is made up of MOS transistors. MOS means metal oxide semiconductor, right? That is the full form. मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर वो किससे बना है, मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर नाम का मेटल होता है, उसके जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उससे ये डायनामिक मेमोरी बनती है। अब अगर मुझे डायनामिक मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करने हैं, ऑब्वियसली डायनामिक रैम इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। सो अगर मुझे एक सेल के अंदर डेटा स्टोर करना है तो ऑब्वियसली मुझे वो पर्टिकुलर सेल के अंदर बाइनरी का कोई एक बिट स्टोर करना पड़ेगा, दैट इज आइदर 0 और 1। अगर मुझे 0 स्टोर करना है इट मीन्स मुझे उसे चार्ज नहीं करना है, दैट इज वी कैन कंसिडर इट एज अ डिस्चार्ज।
लेकिन अगर मुझे 1 स्टोर करना है मीन्स मुझे उसे चार्ज देना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल एबल टू स्टोर बाइनरी बिट दैट इज 1। जैसे हमने SRAM में देखा कि अगर मुझे 1 स्टोर करना है तो मुझे हाई वोल्टेज कंसिडर करना है, और अगर मुझे 0 स्टोर करना है तो मुझे लो वोल्टेज कंसिडर करना है। लाइकवाइज DRAM के अंदर अगर मुझे 1 स्टोर करना है इट मीन्स मुझे वो सेल को चार्ज करना पड़ेगा, और अगर मुझे 0 स्टोर करना है तो ऑब्वियसली मुझे वो सेल को चार्ज करने की जरूरत नहीं है, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DRAM देन वी कैन से ऑब्वियसली उसकी भी एक्सेस स्पीड ज्यादा है, राइट। उसे भी कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए अगर मुझे रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, राइट। Now the thing is that if we consider the density of DRAM then obviously it is higher than the SRAM. बट अनदर थिंग इज दैट अगर मुझे DRAM के अंदर डेटा स्टोर करने हैं तो मुझे उसके अंदर रिफ्रेश सर्किटरी चाहिए। अगेन आई रिपीट, अगर मुझे DRAM के अंदर डेटा स्टोर करने हैं राइट फॉर अ लॉन्ग टाइम तो मुझे उसके अंदर रिफ्रेश सर्किटरी चाहिए। नाउ व्हाट इज रिफ्रेश सर्किटरी, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि DRAM के अंदर जो भी डेटा स्टोर होते हैं इट इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज, मतलब हमें उसे चार्ज करना है तो वो 1 रहेगा, अगर मुझे 0 स्टोर करना है तो चार्ज करने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है कि अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चार्ज करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो चार्ज कम होने लगता है। फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल डिवाइस, आप सुबह में उसे चार्ज करते हो 100%, सो ऑब्वियसली रात तक वो 100% नहीं रहता है, वो डिस्चार्ज होने लगता है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। लाइकवाइज ये DRAM के अंदर भी वो जो चार्ज हम करते हैं वो उसके अंदर चार्ज लीक होता है, उसे हम लीक कहते हैं, मतलब चार्ज थोड़े टाइम के बाद डिग्रेड होने लगता है, राइट। तो उस वक्त हमें क्या चाहिए, वहां पे रिफ्रेश सर्किटरी चाहिए ताकि वो सारे सेल्स को फिर से चार्ज कर सके, राइट। सो दिस इज द थिंग वी नीड टू कंसीडर रिलेटेड टू DRAM। ये प्रॉब्लम हमने हमारे SRAM के अंदर नहीं है, राइट, बट DRAM के अंदर ये चीज हमें कंसीडर करनी पड़ेगी कि DRAM के अंदर हमें रिफ्रेश सर्किटरी चाहिए, राइट। बट अगर हम SRAM और DRAM की बात करें तो DRAM इज हैविंग हाई डेंसिटी, मतलब हम उसके अंदर ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड इफ वी कंपेयर कॉस्ट ऑफ SRAM एंड DRAM और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें देन अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से कि DRAM की कॉस्ट लोअर है कंपेयर टू SRAM। और अभी के जो भी मॉडर्न पीसीज है, मॉडर्न कंप्यूटर्स है, उसके अंदर ये DRAM होती है, दैट इज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस वी नीड टू कंसीडर रिलेटेड टू द DRAM, राइट। नाउ द एडवांटेजेस दिस कि DRAM के अंदर जैसे हमने बात की कि ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इसीलिए उसके अंदर DRAM की कैपेसिटी हम हाई कंसिडर करते हैं, right, and it is faster than static memory. Again I repeat, difference between SRAM and DRAM is SRAM की लो डेंसिटी होती है whereas DRAM की हाई डेंसिटी होती है, and SRAM works slower than DRAM. Means अगर हम vice versa consider करें then we can see DRAM works faster than SRAM, right? But the disadvantage is this कि उसकी DRAM के अंदर जो भी डेटा स्टोर होते हैं it is in terms of charge, और चार्ज लीक हो सकता है, इसीलिए उसके अंदर हमें रिफ्रेशिंग सर्किटरी चाहिए ताकि हम फिर से उसे चार्ज कर सके, राइट। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर memory is also known as refreshing memory. Again I repeat, that's why हम DRAM को refreshing memory भी कहते हैं, which requires additional circuitry. एक additional circuit चाहिए जिससे हम उसे फिर से charge कर सके, right? All right. Now the last type of RAM is SDRAM, that is synchronous DRAM, that is synchronous dynamic random access memory. Right, SDRAM, that is synchronous dynamic random access memory, right। ये कैसे बनी हुई है, थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए हैं DRAM के आर्किटेक्चर के अंदर और उसके बाद SDRAM रिलीज हुई थी, राइट। नाउ व्हाट इज द थिंग,
large portion of MCC. Now what is MCC? That is memory control circuit, मतलब जिससे पूरी memory control होती है. That circuitry has been moved from chipset to SDRAM module. मतलब जो चिपसेट था, राइट, प्रोसेसर का जो चिपसेट था, वहां से ये पूरी सर्किटरी कहाँ से मूव हो गई? दैट इज SDRAM मॉड्यूल के अंदर आ गई. नाउ व्हाट इज द थिंग? दैट इज वी कैन से CPU डायरेक्टली रैम को एक्सेस कर सकता है. That's why we can say CPU डायरेक्टली रैम को एक्सेस कर सकता है. और अगर CPU डायरेक्टली रैम को एक्सेस करेगा, then we will have a good improvement in the performance. Right, we will have good improvement in the performance. Right, so this is the thing which we need to consider related to the SDRAM. राइट, कि DRAM के आर्किटेक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस करके SDRAM को बनाया गया है. नाउ क्या चेंजेस किए थे? जो सर्किटरी थी, दैट इज MCC सर्किटरी, राइट, वो चिपसेट से कहाँ पे मूव हो गई? दैट इज SDRAM के ऊपर मूव हो गई. दैट्स वाई CPU डायरेक्टली रैम को एक्सेस कर सकता है, राइट, एंड बिकॉज ऑफ इट हमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिलता है इफ वी यूज SDRAM, राइट. ओके, नाउ अगर हम SDRAM की बात करें तो वी नीड टू रिमेंबर टू थिंग्स, राइट. फर्स्ट इज इट विल नॉट कोएग्जिस्ट विथ अर्लियर टाइप्स ऑफ मेमोरी. SDRAM के साथ अगर हम पुरानी वाली रैम को अटैच करेंगे तो वो वर्क नहीं कर पाएगी. And the second thing is it operates in synchronization with the CPU's bus. वो तो हमने यहाँ पे ही देखा कि CPU अगर डायरेक्टली रैम को एक्सेस कर सकता है, it means there must be some connection between the CPU and the RAM through the bus. राइट, मतलब ये SDRAM है वो CPU के साथ सिंक्रोनाइजेशन मैनर के अंदर वर्क कर सकती है. राइट, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर रिलेटेड टू SDRAM. Right? All right. So students, यहाँ पे we have completed the types of RAM. First of all, we have seen that what is RAM, right? After that, we have seen three different types of RAM in brief. That is SRAM, that is static RAM, DRAM, that is dynamic RAM, and SDRAM, that is synchronous dynamic RAM. All right. Now another type of primary storage is ROM. That is read only memory, right? यहाँ पे मैंने दोनों images रखी है, that is RAM की image भी रखी है और ROM की image भी रखी है. आप दोनों में difference देख सकते हो, right? So this is ROM. ऐसे रोम होता है, मदरबोर्ड के ऊपर वो फिट होता है. एंड दिस रैम ऑब्वियसली वो भी मदरबोर्ड के ऊपर जो मेमोरी का स्लॉट होता है उसके अंदर हम उसे फिट कर सकते हैं. Right? Now let's talk about ROM, that is read-only memory. And as the name says, it is read-only memory, मतलब वो memory में से हम सिर्फ read कर सकते हैं. Right? Now this memory is a non-volatile chip, जबकि RAM was a volatile memory. But this ROM is a non-volatile memory. Non-volatile memory मतलब अगर हम उसे पावर सप्लाई नहीं देंगे तो भी उसके अंदर जो डेटा होंगे वो रहेंगे, वो डेटा इरेज नहीं हो जाएंगे. So that is the meaning of non-volatile chip, right? And another thing which we need to consider is obviously it is read only, right? अगर हमें रोम के अंदर डेटा स्टोर करने हैं then they are known as programs. They are micro programs. They are very small programs, right? कि जो हम रोम मेमोरी के अंदर जब वो मेमोरी बनती है तब हम वो प्रोग्राम उसके अंदर एक बार लिख देते हैं. एंड आफ्टर दैट उसमें से हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रोम मेमोरी, राइट? कि मशीन लेवल के फंक्शंस होते हैं, राइट? कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, राइट, उसके उस वक्त जो सारे फंक्शंस करने की जरूरत पड़ती है, उस वक्त जो सारे टास्क करने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए जो छोटे माइक्रो प्रोग्राम्स होते हैं वो रोम के अंदर लिखे गए होते हैं. मीन्स द थिंग इज दैट अगर हम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर की बात करें तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जब वो कंप्यूटर बनाता है उस वक्त वो रोम बनाता है और रोम के अंदर बाय डिफॉल्ट माइक्रो प्रोग्राम्स बना के पहले से ही स्टोर कर देता है,
right? And this programs cannot be modified by the users. यूजर ऑब्वियसली ये माइक्रो प्रोग्राम्स को मॉडिफाई नहीं कर सकता. अगर यूजर रोम के अंदर राइट नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, right? So this is the significance of ROM memory that we need to consider. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट रीजन इज कि हमें पता है कि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, राइट, वो स्टार्ट होता है और हमें जो डेस्कटॉप मिलता है वो दोनों के बीच में वो बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है, राइट? सो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, कंप्यूटर जब टर्न ऑन होता है, उस वक्त कंप्यूटर को क्या करना है वो सारी इंस्ट्रक्शन इज रिटन विद इन दिस माइक्रो प्रोग्राम दैट इज प्रेजेंट विद इन द रोम चिप. अगेन आई रिपीट, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, कंप्यूटर जब टर्न ऑन होता है, उस वक्त कंप्यूटर को कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, राइट? दोज टास्क आर रिटन इन द माइक्रो प्रोग्राम दैट इज नोन एज सिस्टम बूट प्रोग्राम. और ये जो प्रोग्राम होता है वो कहाँ पे लिखा होता है? इट इज रिटन ऑन रोम मेमोरी, right? Means we can say that ROM contains a set of startup instructions. मतलब कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है उसे कौन सी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है वो सारी चीजें रोम के ऊपर प्रेजेंट होती है, राइट? फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उसे मेमोरी चेक करनी होती है, सारे हार्डवेयर डिवाइसेस चेक करने होते हैं कि अटैच है कि नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के ऊपर है कि नहीं है, ये सारी चीजें चेक करनी होती है. उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए कंप्यूटर को, वो सारी इंस्ट्रक्शंस रोम के अंदर सिस्टम बूट प्रोग्राम के टर्म्स में लिखी हुई होती है, राइट? एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फील्ड स्टोर, परमानेंट स्टोर और अ डेड स्टोर. रोम मेमोरी को हम ये भी कह सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट नेम्स दैट इज गिवन टू रोम मेमोरी. ऑलराइट, नाउ there are different types or we can say different categories of ROM, right? अगर हम मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम्ड रोम की बात करें, इट मीन्स कि रोम मेमोरी जब बनती है उस वक्त मैन्युफैक्चरर उसके अंदर माइक्रो प्रोग्राम्स लिख देता है, दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम रोम. लेकिन अगर हम यूजर प्रोग्राम रोम की बात करें, इट मीन्स कि यूजर वो रोम मेमोरी को यूज कर सकता है खुद के माइक्रो प्रोग्राम स्टोर करने के लिए, right? So that ROM is divided into two categories, that is non-erasable memory and erasable memory. Non-erasable memory का example है that is PROM and erasable memory के examples है that is EEPROM, double EEPROM and UVEPROM और a flash memory, right? अब जैसे हमने रैम के डिफरेंट टाइप्स ब्रीफ में देखे थे, हम ये रोम के डिफरेंट टाइप्स भी हम ब्रीफ में देखते हैं. So now let's start with PROM, that is programmed read only memory. First type of ROM is PROM, that is programmable read only memory, right? Now this type of ROM can be categorized as manufacturer program ROM and user program ROM. Again I repeat, PROM, that is programmable read only memory, हम two different types category में divide कर सकते हैं, that is manufactured programmed ROM and user programmed ROM. Now what is manufacturer programmed ROM? जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उस वक्त वो सारे इक्विपमेंट्स के अंदर रोम मेमोरी फिट करता है, राइट? और वो रोम मेमोरी के अंदर वो छोटे छोटे माइक्रो प्रोग्राम स्टोर करके उसके बाद वो रोम मेमोरी वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर फिट होती है, ताकि जब भी वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट स्टार्ट हो उसे पता होना चाहिए कि मुझे स्टार्ट होते वक्त मुझे कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है. दैट्स व्हाई वी कैन से कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसे कोई भी इक्विपमेंट्स बनाती है, बिल्ड करती है, तो उसे मैन्युफैक्चरर PROM चाहिए,
दैट इज मैन्युफैक्चरर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी चाहिए कि जिसके अंदर वो छोटे छोटे माइक्रो प्रोग्राम स्टोर कर सके। एंड द एग्जांपल ऑफ दैट इज सिस्टम बूट प्रोग्राम, जो हमने अभी ही बात की। फॉर एग्जांपल प्रिंटर कंट्रोलर सॉफ्टवेयर, प्रिंटर के अंदर भी रोम मेमोरी होती है जिसके अंदर माइक्रो प्रोग्राम्स लिखे हुए होते हैं कि जिसका यूज करके प्रिंटर को कंट्रोल कर सके, राइट? सो दिस इज PROM. Now, manufactured PROM cannot be modified by the user. Obviously, एक बार मैन्युफैक्चरर PROM के अंदर जो भी माइक्रो प्रोग्राम लिख देता है वो यूजर उसके बाद मॉडिफाई नहीं कर सकता, right? So these are the points which we need to consider related to manufactured PROM. Now, if we talk about user PROM, now what is the meaning of user PROM? That is user programmable read-only memory. Means user can write or store the data on it. राइट जब भी वो यूजर वो PROM परचेज करता है उस वक्त उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा। अब यूजर क्या कर सकता है? यूजर जो भी उसके खुद के माइक्रो प्रोग्राम बनाता है विच इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, वो यूजर वो पर्टिकुलर PROM चिप के अंदर लिख देगा। Now once the user has written the program within the PROM, उसके बाद वो उसे modify नहीं कर सकता, right? Again I repeat, once user write the program within the PROM, उसके बाद वो उसे modify नहीं कर सकता, right? So that's why it is known as user PROM, that is user programmable read only memory. और उसके पहले जो हमने डिस्कस किया that is manufacturer PROM, that is manufacturer programmable read only memory, right? Again I repeat, user PROM को हम user PROM क्यों कहते हैं? Because जब भी user PROM बाई करता है उस वक्त वो programmable read only memory के अंदर कुछ भी नहीं होगा। यूजर को खुद के जो माइक्रो प्रोग्राम्स होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए उसने बनाए हैं वो क्या करेगा? वो पर्टिकुलर PROM के अंदर वो राइट कर देगा। एक बार यूजर ने PROM के अंदर डेटा राइट कर दिया उसके बाद वो सिर्फ उसे यूज कर सकता है, उसे मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, right? So students, this is all about PROM, that is programmable read-only memory, which is divided into two categories, that is manufactured PROM and user PROM. Now, the thing is that obviously, जैसे हमने बोला it is PROM programmer, right? PROM programmers होते हैं जो PROM को बनाते हैं। Once it is created, right? उसकी डिजाइन ऐसी होती है कि उसे कोई भी अल्टर नहीं कर सकता, मतलब चेंज नहीं कर सकता, और अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा तो हम वहां पे डेटा को लॉस होने के चांसेस भी नहीं है। That's why it is known as non-volatile memory, right? So these are the things, right, related to PROM. Now another is EEPROM. As the name says, erasable programmable read-only memory. Again I repeat, erasable programmable read-only memory. As the name says, हम ये पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर से डेटा को इरेज कर सकते हैं। That's why it is known as erasable programmable read-only memory. अब हमने रोम और PROM के डिसएडवांटेजेस क्या देखे थे? रोम और PROM का डिसएडवांटेज ये था कि हम उसके अंदर जो भी डेटा राइट करते हैं उसे हम अल्टर नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। नाउ दिस डिसएडवांटेज हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम EEPROM. EEPROM में से ये डिसएडवांटेज, ये प्रॉब्लम निकल गया है, बिकॉज एज द नेम सेज, राइट, जो भी डेटा हम EEPROM के अंदर राइट करेंगे हम उसे उसके बाद इरेज भी कर सकते हैं अगर हमें उसको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़े तो, राइट? नाउ this type of memory is most of the time used by R&D personals. Now who are R&D personals? R&D personals मतलब research and development people. ऐसे पीपल की जो रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, वो पर्सनल्स ये ऐसी मेमोरी को यूज करते हैं, बिकॉज उन्हें क्या करना होता है कि वो छोटे छोटे माइक्रो प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसे टेस्ट करने होते हैं, तो टेस्टिंग करने के लिए वो ऐसी मेमोरी के अंदर राइट करेंगे। अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़े, अगर कोई एरर है तो ऑब्वियसली वो माइक्रो प्रोग्राम ये मेमोरी में से निकालना पड़ेगा, फिर से उसे राइट करना पड़ेगा,
राइट। सो दैट्स वाई R&D पीपल होते हैं, R&D पर्सनल्स होते हैं, वो ये EEPROM को यूज करते हैं ताकि वो जो भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं, अगर उन्हें टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद उन्हें फिर से चेंज करना है तो वो कर सके। Right, so this is the most important thing that we need to consider related to EEPROM in compared to PROM, राइट कि जहाँ पे एक बार हम राइट कर देते थे तो हम उसे मॉडिफाई नहीं कर पाते थे, राइट। लेकिन EEPROM में से जब भी हम चाहे हम डेटा को इरेज कर सकते हैं और नया डेटा हम उसके अंदर राइट कर सकते हैं, राइट। नाउ दिस EEPROM is divided into two types, that is double EEPROM and UVEPROM. Again, I repeat, EROM, EEPROM is categorized into two types, that is double EEPROM and UVEPROM. Now, what is double EEPROM? Double EEPROM का full form है that is electrically erasable programmable read-only memory. Again, I repeat, double EEPROM का full form है that is electrically erasable programmable read-only memory. नाउ व्हाट इज द थिंग, अगर मुझे डबल EEPROM के अंदर से डेटा को इरेज करना है तो वो डेटा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, मतलब इलेक्ट्रिक वोल्टेज का यूज करके वो डेटा इरेज होते हैं। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर memory is known as electrically erasable programmable read only memory. और अगर हम UVEPROM की बात करें, दैट इज अल्ट्रावायोलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब अगर मुझे UVEPROM में से डेटा को इरेज करना है देन आई नीड अल्ट्रावायोलेट लाइट, then only I will able to erase the data from UVEPROM। मतलब डबल EEPROM और UVEPROM में डिफरेंस क्या है, वो कैसे डेटा को इरेज करता है उसके ऊपर से उसका नाम हुआ है। दैट इज डबल EEPROM, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब अगर मुझे वो मेमोरी में से डेटा इरेज करने हैं तो वी नीड टू यूज हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स। और UVEPROM का मीनिंग क्या है कि अगर मुझे वो पर्टिकुलर मेमोरी में से डेटा को इरेज करना है तो मुझे अल्ट्रावायोलेट लाइट की जरूरत पड़ेगी, then only I will able to erase the data from that memory ना, right। now another thing is that obviously अगर हम easy to use की बात करें, right, then double EEPROM is easy to use with compared to UVEPROM because हमें पता है कि it is very easy to use electricity, right। अगर मुझे उसमें से डेटा इरेज करना है तो डबल EEPROM is quite easier than UVEPROM, and double EEPROM is also known as flash memory. Again, I repeat, double EEPROM is also known as flash memory because उसके अंदर हम easily data को alter कर सकते हैं, and the example for that is USB device and pen drives. मतलब हमारी जो pen drives होती है, it uses the technique that we have discussed within double EEPROM, that is electrically erasable programmable read-only memory, right? So students, this was the topic that is 2.3.4, that is memory. उसके अंदर हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्टेड विथ अ सिंपल टर्म दैट इज मेमोरी, राइट। उसे हमने डिस्कस किया कि मेमोरी क्या है, कैसे बनी हुई होती है, राइट। देन वी हैव आल्सो डिस्कस द स्टोरेज इवैल्यूएशन क्राइटेरिया व्हिच आर 5, that is capacity, access time, cost per bit of storage, volatility, and random access, right? After that, we have seen types of primary memory. By default, memory is divided into two types, that is primary memory and secondary memory. If we talk about primary memory, then again it is divided into two types, that is RAM and ROM. And if we talk about RAM and ROM, then too they are divided into many different types. After that, we have seen the image of RAM memory. Then we have seen what is RAM, what are the characteristics of RAM, वो कैसे work करता है, right? उसकी size क्या है, right? And then we have seen that RAM, technically, if we divide RAM into two types, that is SRAM and DRAM. अगर हम SRAM की बात करें, that is static random access memory, जो flip flop का यूज करके बनी हुई होती है, और अगर मुझे उसके अंदर डेटा को स्टोर करना है then bit is stored in terms of voltage.
दैट इज अगर मुझे 1 स्टोर करना है वी नीड टू कंसिडर हाई वोल्टेज, और अगर मुझे 0 स्टोर करना है देन वी नीड टू कंसिडर लो वोल्टेज, राइट. Another characteristics is obviously it has high access speed. अगर मुझे उसके अंदर डेटा को राइट करना है, रीड करना है, देन आई नीड कंटिन्यूअस पावर सप्लाई. लो डेंसिटी एंड हाई कॉस्ट, ये भी हमने डिस्कस किया. अगर हम डी रैम की बात करें देन इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, और अगर मुझे उसके अंदर डेटा को स्टोर करना है, 1 स्टोर करना है तो मुझे उसे चार्ज करना पड़ेगा, अगर 0 स्टोर करना है तो मुझे उसे डिस्चार्ज करना पड़ेगा. सो द थिंग इज दैट इसके अंदर मुझे एक एडिशनल सर्किटरी चाहिए ताकि हम ये पर्टिकुलर मेमोरी के सेल्स को रिफ्रेश कर सके. And the difference between SRAM and DRAM is obviously DRAM is faster and it has high density compared to SRAM, right? We have also seen SDRAM, that is Synchronous Dynamic Random Access Memory, जिसके अंदर हमने देखा कि DRAM के आर्किटेक्चर के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके ये बनाई गई है. एंड दैट चेंजेस आर वेरी गुड बिकॉज वो चेंजेस की वजह से जो परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूव्ड हुआ मिलता है. देन वी हैव टॉक अबाउट रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी. व्हाट इज रीड ओनली मेमोरी हमने देखा, वो किसके लिए यूज होती है वो हमने देखा. देन वी हैव सीन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोम, दैट इज मैन्युफैक्चरर्ड प्रोग्राम रोम एंड यूजर प्रोग्राम रोम, राइट. कि मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम रोम मतलब क्या होता है, यूजर प्रोग्राम रोम मतलब क्या होता है, व्हाट इज इरेजेबल मेमोरी, व्हाट इज नॉन इरेजेबल मेमोरी, वो सारी चीजें हमने देखी, राइट. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कब यूज होता है, कहाँ पे वो यूज होता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव डिस्कस रिलेटेड टू दैट इज कि जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसे जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है वो सारी इंस्ट्रक्शंस के लिए जो माइक्रो प्रोग्राम होते हैं विच इज़ नोन एज सिस्टम बूट प्रोग्राम, वो कहाँ पे लिखे हुए होते हैं, दे आर रिटन विद इन द रोम, राइट. देन वी हैव सीन इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, कि वो कब यूज होता है, कौन यूज करता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड वो किस हिसाब से डेटा को इरेज करता है. उसके ऊपर से वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 टाइप्स, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी and ultraviolet erasable programmable read only memory. And EEPROM is also known as flash memory, और उसके examples I have already told you, right. So students, this was the topic that we have completed today, that is memory, which is of your syllabus, that is 2.3.4, right, and it is present within hardware components. All right, so I think आज के लेक्चर के लिए मेरे एंड से कंप्लीट होता है. अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो. स्टिल वी हैव 2-3 मिनट्स और उसके बाद हम हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे.